Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello friends, welcome again to my YouTube channel RKS Studies. फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के टॉपिक को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और इसमें जो एक सब टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसके एलिमेंट्स। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग की अगर बात की जाए ना, ये अकाउंटिंग में एक ऐसा सिस्टम होता है बुक कीपिंग का जिसका मतलब होता है कि हर एक अकाउंट में एंट्री अपोजिट एंड डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कि दो अपोजिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, है ना। तो दोनों इक्वल अपोजिट्स हैं। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, ये हमने जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये होती है डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड। किसी भी डेबिटेड अकाउंट की बात करें ना, तो मतलब एसेट अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट। एसेट अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें जो हमें फायदा मिलने वाला होता है, जो हमें पैसा आ रहा होता है, उसके लिए अकाउंट, कितना पैसा हमारे पास आएगा, जो एसेट है हमारे लिए। एक्सपेंस अकाउंट, तो डेबिट टोटल मनी को इंक्रीज करता है और क्रेडिट टोटल मनी को डिक्रीज करता है। याद रखना, ये डेबिट टोटल मनी को इंक्रीज करता है, जितना पैसा हमारे पास है। अगर वो डेबिट हुआ तो इसका मतलब पैसा हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास पैसा है और हमने क्रेडिट कर दिया, वो तो डिक्रीज ही होगा ना अपने तरफ से। ओके, दूसरी तरफ जो क्रेडिटेड अकाउंट होता है, पहले हमने बात की कौन सी? एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, जिसके भी आप कहोगे डेबिट टोटल मनी को इंक्रीज करता है और क्रेडिट टोटल मनी को डिक्रीज करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरी तरफ जो क्रेडिटेड अकाउंट होता है ना, जैसे लायबिलिटी अकाउंट हो गया, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, तो क्रेडिट अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज करता है और डेबिट जो है वो उसे डिक्रीज कर देता है। ओके, यहां तक पता चला ना? ओके, देखिए, डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग में एक ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स को जो है ना अफेक्ट करती है। ठीक है जी, जब ट्रांजैक्शन होती है तो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, एक डेबिटेड और दूसरा क्रेडिटेड। ठीक है जी, और हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है, तभी जाके इक्वेशन वो सेटिस्फाई होती है। अच्छा, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करती है। कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिल्कुल। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में एट लीस्ट 2 अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। 2 अकाउंटिंग एंट्रीज की जरूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये एंट्रीज एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू अकाउंट में होती हैं। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में होती हैं। क्या ये ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है, ये सारी एंट्रीज इन अकाउंट्स में होती है, एसेट अकाउंट में, लायबिलिटी अकाउंट में और रेवेन्यू अकाउंट में होती है। जब सारे अकाउंट्स को लेजर में क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है, अगर उसमें देखो, अगर सारे के सारे अकाउंट्स जो होते हैं ना, उन सारे अकाउंट्स को लेजर में कंसीडर हम करें, तब डेबिट अमाउंट की एक या एक से ज्यादा अकाउंट में रिकॉर्डिंग और क्रेडिट अकाउंट की एक या एक से ज्यादा अकाउंट में रिकॉर्डिंग ऑलवेज इक्वल होती है। मैंने क्या कहा? जब सारे अकाउंट को लेजर में हम अगर कंसीडर करें, लेजर में हम उनको रिकॉर्ड करें, तो अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग कौन सी? डेबिट अमाउंट की एक या एक से ज्यादा अकाउंट में जो अगर उनकी रिकॉर्डिंग देखें, और क्रेडिट अमाउंट की एक या एक से ज्यादा अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग देखें ना, तो वो दोनों हमेशा हमेशा इक्वल होंगी। ये याद रखना। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज को विदाउट एनी एरर रिकॉर्ड किया गया हो, तब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर एरर हुआ तो ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा ना। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज को जो है ना बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड करती है, वही एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो होल्ड करती है। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ लिया इसके अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। अब अप्रोचेस पढ़ते हैं, इसकी अप्रोच। चलिए अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसकी अप्रोच है, कितनी है, टाइप्स पढ़ते हैं हम सारी। ओके, 2 डिफरेंट वेज से हम डेबिट और क्रेडिट
जो इफेक्ट होता है ना उसको मेमोराइज कर सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। याद रखना, ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इन दोनों से हम कर सकते हैं डिफरेंट वेज से क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट को मेमोराइज। ओके, एक ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसे ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। इसके बेस पर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट में। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट जो होते हैं ना वो रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में ऐसे पर्सन के रिलेटेड अकाउंट होते हैं। ये अकाउंट जो है ऐसे पर्सन के रिलेटेड होते हैं जिनके साथ बिजनेस की ट्रांजेक्शंस होती हैं, मतलब डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स और क्या। ओके, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जितने भी होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और बताना चाहूंगा, देखो, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या हुआ, देखो, जो हमारे पास आता है वो हम डेबिट करते हैं, जो हमसे जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये तो होता है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट कौन होते हैं? रिसीवर क्या करता है? हमेशा जो पैसा लेने वाला होता है वो रुपीस को डेबिट करता है। गिवर जो देने वाला होता है वो क्रेडिट करता है। अगर उधार उसने लिया हुआ है ना तो वो पैसा क्रेडिट करेगा, कैश नहीं देगा। ओके, तो क्रेडिट किया तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब नॉमिनल में क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट, जो भी बोलोगे आप। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने खर्चे और जितने भी नुकसान हो रहे होते हैं ना वो डेबिट में आते हैं। ओके, तो क्रेडिट जो होते हैं वो सारी की सारी जो इनकम्स होती है ना वो क्रेडिट को की जाती हैं हमें, और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो हमें दिए जाते हैं बाहर से, क्योंकि हम अगर देंगे वो प्रॉफिट थोड़ा हुआ, वो तो हमसे लॉस हो रहा है। फिर डेबिट में सारे एक्सपेंस, जितने खर्चे हम करें या जितने नुकसान होंगे वो हमारी जेब से होंगे ना, तो वो डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट कोई करेगा, वो डेबिट होंगे ना किसी और के अकाउंट में, तो क्रेडिट होगा तो हमारे पास इनकम पहुंचेगी और फायदा होगा, गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट, जो भी आप कहें। ओके, अच्छा, इसमें ना अब ये था ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, देखो, जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है ना इसे अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को उसे ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को इसे अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। ओके, इसमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। क्या कहा? इसमें ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही तो होती है ना। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में। ओके, तो ये इक्वेशन डेबिट और क्रेडिट के बीच जो है ना वो इक्वालिटी दिखाती है। वो तो हमें पता है ना, डेबिट और दोनों, तभी तो बैलेंस रहेगी ना। इक्वेशन अगर बैलेंस करनी है तभी जाके इक्वेशन होल्ड होगी, जब दोनों साइड इक्वल होंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि सारे अकाउंट्स को 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू या इनकम कहो, और या एक्सपेंसेस, और इसकी 5 टाइप हैं। दूसरा आ गया कैपिटल, तीसरा आ गया लायबिलिटीज, चौथा आ गया रेवेन्यू, फिर आ गया रेवेन्यू या इनकम एक ही बात होती है, 5वां आ गया एक्सपेंसेस या लॉस। ओके, तो एक अकाउंट में अगर चेंज मतलब क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हो कुछ पैसा, तो उसमें अगर चेंज हुई तो इक्वल चेंज होगी दूसरे अकाउंट में भी। मतलब एक में अगर इंक्रीज हुआ दूसरे अकाउंट में भी इंक्रीज हो जाएगा। किन अकाउंट्स में? वही एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सारे अकाउंट्स में एक में चेंज आई दूसरे में भी हो जाएगी। ओके, तो एक में चेंज होने का मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हुई तो सब में डिक्रीज, इंक्रीज हुआ तो सब में इंक्रीज। ओके, एसेट के डिक्रीज होने को रिप्रेजेंट करती है क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री रिप्रेजेंट करती है एसेट्स को के इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अच्छा, अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें ना, उसमें क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट करती है इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है जी, क्रेडिट एंट्री इंक्रीज इन कैपिटल रिप्रेजेंट करती है। डेबिट एंट्री डिक्रीज इन कैपिटल रिप्रेजेंट करती है अपोजिट इसका, क्रेडिट डेबिट अपोजिट। ओके, क्रेडिट एंट्री इंक्रीज इन कैपिटल रिप्रेजेंट करती है और डेबिट एंट्री जो है वो डिक्रीज इन कैपिटल रिप्रेजेंट करती है। यहां तक पता चला? ओके, तो लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट एंट्री जो होती है वो इंक्रीज करती है लायबिलिटीज,
उसको रिप्रेजेंट करती है। डेबिट एंट्री डिक्रीज इन लायबिलिटी उसे रिप्रेजेंट करती है। रेवेन्यू या इनकम अकाउंट में क्रेडिट एंट्री इंक्रीज इन इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट्स उसे रिप्रेजेंट करती है। और डेबिट एंट्री डिक्रीज इन इनकम या फिर गेन्स या प्रॉफिट्स इसको रिप्रेजेंट करती है। एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस का हो और दूसरे लॉसेस अकाउंट, ये जो होते हैं इनमें डेबिट एंट्री रिप्रेजेंट करती है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट करती है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां तक पता चला ना, ये सारा था इसके बारे में एलिमेंट्स किसके, डबल एंट्री बुक कीपिंग के। डबल एंट्री बुक कीपिंग के कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना, ये सारा इसमें हमने कंप्लीट कर दिया। उसमें हमने टाइप्स भी पढ़ ली, ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ ली, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी पढ़ ली, इसके आगे भी पढ़ लिया हमने इसकी टाइप्स, कौन कौन से अकाउंट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, ये सारे के बारे में हमने जान लिया। तो आज टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए हमारे दूसरे लेक्चर देखते रहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, गुड बाय।